वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम इस्टॉबल पढ़ेंगे। ये जो इस्टॉबल का टॉपिक है ये हमें QSO में आएगा, यानी कि कानून शहादत ऑर्डिनेंस में। कानून शहादत ऑर्डिनेंस जिसको हम लॉ ऑफ एविडेंस कहते हैं या एविडेंस लॉ कहते हैं, उसके अंदर आपको ये इस्टॉबल का टॉपिक आएगा। ठीक है, अब इस्टॉबल क्या होता है और किस तरह से ये कानून शहादत में यूज़ होगा वो सारा हम पढ़ेंगे अब स्टेप बाय स्टेप। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो शो होगी, आप प्लीज़ वो देख लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब में से जो भी स्टूडेंट मुझसे नोट्स ख़रीदना चाहता है, आप क्या करेंगे, मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर डाल सकते हैं नोट्स के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने आकर यहाँ से मुझसे ऑलरेडी नोट्स खरीदे हैं। ये आपके सामने मैंने चैट्स दिखा रही हूँ आपको। मैंने नेम इसलिए हाइड कर दी स्टूडेंट्स के ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। अभी भी एक और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई हुई है कि वो मुझसे नोट्स खरीदने के लिए आई है कि ये पेड लिखा हुआ है, पेड है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स मुझसे खरीद लिए हैं। ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है, ये वो स्टूडेंट है जिसने नोट्स खरीदने हैं, पैसे पे नहीं किए। तो जैसे ही ऑर्डर के लिए पे कर देंगी मुझे, तो उसके बाद इनको नोट्स जो है ऑन टाइम मिल जाएंगे। आपके सामने मैं एक स्टूडेंट के चैट खोलती हूँ। ठीक है, ये आप देखें, मैंने स्टूडेंट की चैट खोली है। यहाँ पे इसको मैंने प्रॉपर्ली सारे नोट्स अपने PDF सेंड कर दिए जैसे इसने मुझे पे किए। ठीक हो गया। तो इस तरह से इसे खरीद सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। मेरा फेसबुक पेज भी है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ, जैसे कि पास पेपर्स की इन्फॉर्मेशन, पास पेपर्स की पिक्चर, ये सारी चीज़ें आपको मेरे फेसबुक पेज पर आराम से मिल जाएंगी। यानी कि जितने भी पास पेपर है, जो भी लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिलेगी। स्टूडेंट्स और टीचर के नोट्स आपको मेरे फेसबुक ग्रुप पे मिलेंगे। अब तक इस ग्रुप पे कम से कम 200 लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया। आप भी इसको ज्वाइन करें, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको टीचर्स के नोट्स और स्टूडेंट्स के नोट्स इस तरह से फ्री में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। अब हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने लगे हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा है व्हाट इज़ इस्टॉपल। इस्टॉपल इज़ अ लीगल रूल। इस्टॉपल एक लॉ का बनाया हुआ रूल है। ठीक है, इट स्टॉप्स अ पर्सन फ्रॉम गोइंग बैक ऑन व्हाट दे सेड और डिड अर्लियर। इस लाइन में ये लिखा है कि ये इस्टॉपल एक इंसान को अपनी गवाही या अपनी बातें, यानी कि आज क्या डेट है, आज डेट है सपोज 3 जुलाई, राइट, 3 जुलाई 2025। ठीक है, और इससे 2 दिन पहले 1 जुलाई को इस इंसान ने कहा था कि मैं लाहौर जाऊंगा और वहाँ से जाके लैपटॉप उठाऊंगा। इसने 1 जुलाई में कहा कि मैं लाहौर जाऊंगा, लाहौर जाके अपना लैपटॉप उठाऊंगा। उसका लैपटॉप लाहौर में था और वो हमें कह रहा है कि वो लाहौर जाएगा और लैपटॉप उठाएगा। अब 3 जुलाई आ जाता है, यानी कि 3 दिन बाद यही बंदा कहता है मैं तो लाहौर गया ही नहीं था, कौन सा लैपटॉप, मैंने तो किसी लैपटॉप का जिक्र ही नहीं किया। यानी कि ये बंदा जब अपनी बात को बदल दे फ्यूचर में, उस चीज़ से रोकने के लिए हम इस्टॉपल को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि इट स्टॉप्स अ पर्सन फ्रॉम गोइंग बैक, यानी कि अपने मुंह से बोले हुए अल्फाजों से वापस मुखरने से रोकता है। गोइंग बैक का मतलब है वापस बदलने से रोकता है ये इस्टॉपल का मेथड। ठीक है, फ्रॉम व्हाट दे हैड सेड अर्लियर, यानी कि जो चीज़ उन्होंने पहले कही थी उसी बात पे लोग कायम रहे। लेकिन अगर वो अपनी बात नहीं मानते कि उन्होंने ये चीज़ कही थी और अपनी बात से मुखर रहे हैं या वापस हो रहे हैं, तो इस्टॉपल उन लोगों को रोकता है और कहता है कि आपने जो बात बोली थी उसी पे कायम रहें। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इस्टॉपल। स्पेशली व्हेन अनदर पर्सन हैज़ ट्रस्टेड एंड एक्टेड ऑन इट। और इस्टॉपल तब ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब कोई इंसान किसी पे ट्रस्ट करे। यानी कि एक इंसान है, उसका नाम अली है। ठीक है, अली ट्रस्ट कर रहा है इमरान पे। क्यों इमरान पे ट्रस्ट कर रहा है? क्योंकि इमरान ने इसको कहा था कि ये इसके लिए लाहौर जाके लैपटॉप लेके आएगा। 3 दिन गुजर जाते हैं, ये लैपटॉप भी ले आता है, लैपटॉप जाके कहीं पे बेच देता है और बाद में अली से कहता है कि कौन सा लैपटॉप, मैं तो लेके ही नहीं आया, मेरे पास तो आया ही नहीं था। तो अली ने क्या किया, यहाँ पे इमरान पे ट्रस्ट किया था। तो ऐसी सिचुएशन पे जब कोई इंसान किसी पे ट्रस्ट कर ले, तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इस्टॉपल। के इस्टॉपल उस इंसान को रोकता है अपनी बात को मुखरने से और कहता है कि अपनी बात पे आप कायम रहें और जिस इंसान ने आप पे ट्रस्ट किया है उसके वादे को आप पूरा करें। ठीक हो गया, तो ये बात यहाँ लिखी गई है। आगे लिखा है It is not the same as the contract. It is mostly used in court as a rule of evidence and also as a substantive rule of law, real legal rule. अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि जो स्टॉपल है वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह यूज़ नहीं किया जाता। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट पे लिखते हैं ना कि आपको ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता स्टॉपल में। स्टॉपल बेसिकली कोर्ट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। यानी कि कोई इंसान अगर वो विटनेस बन के आता है, तो वही विटनेस अगर एक तारीख को कोर्ट में आ रहा है, 1 जुलाई को कोर्ट में आ रहा है और उस दिन वो कोई और बात बोल रहा है, वही विटनेस दोबारा आ रहा है 3 जुलाई को और जो बात उसने 1 जुलाई को बोली थी
उससे ऑपोजिट बात वो 3 जुलाई को बोल रहा है, इट मीन्स कि उस विटनेस ने गलत अपने आप को चेंज किया है, अपने वर्डिंग्स को चेंज किया है। तो कोर्ट क्या करेगी, उस विटनेस पे स्टॉपर लागू करेगी, स्टॉपर लगाएगी और कहेगी कि भाई जो आपने बात पहले बोली थी आप उसी पे कायम रहे, क्यों अपने गवाही को बदल रहे हैं, क्यों अपनी बातों को बदल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से विटनेसेस को कोर्ट जो है बदलने से रोकती है ताकि जो एविडेंस है वो बरकरार रहे, यानी कि जो एविडेंस सही था बाद में फिर वो विटनेस पैसे लेके बात बदल रहा है, और तो ऐसी सिचुएशन पे स्टॉपर लगाया जाता है ताकि एविडेंस जो है मेंटेन रहे, सही रहे, और कोई भी विटनेस या कोई भी बंदा अपनी बात को बदले ना, जो ऑलरेडी वो कर चुके हैं उसको चेंज ना करें। ठीक है, एंड ऑल्सो इन अ सब्सटेंटिव रूल ऑफ लॉ, और जो नॉर्मल लॉ के जो रूल्स हैं यानी कि जो लॉ है उसमें भी ये बात बताई गई है कि हम लोग किस तरह से स्टॉपर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोर्ट के अलावा भी हम स्टॉपर को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि लॉज ने कुछ जगहों पे ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि हम उन जगहों पे भी स्टॉपर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट के अलावा भी। अब इसमें हम रेलेवेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं कि कौन से आर्टिकल्स स्टॉपर पे अप्लाई होते हैं। तो वो है आर्टिकल 114 टू 116 ऑफ द कानून शहादत, यानी कि आप जब कानून शहादत की बुक खोलोगे ना, ये कानून शहादत की कोर्ट्स की बुक होती है। कोर्ट्स का मतलब है कि उसमें सिर्फ ही सेक्शंस और आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। तो जब आप कानून शहादत का आर्टिकल 14 टू 116 खोलोगे तो उसमें सारा कुछ आपको स्टॉपर के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास कानून शहादत की बुक नहीं है तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाई है, कानून शहादत की बुक कैसी दिखती है, अंदर से कैसी दिखती है, वो वीडियो एक दफ़ा देख लें, अभी आपकी स्क्रीन पे शो होगी। ये है हमारी वो बुक जिसका मैंने वीडियो में बताया है कि कानून शहादत की आपको बुक मिलेगी। इसको हम बेयर एक्ट्स कहते हैं। बेयर एक्ट्स के साथ इसको आप कोर्ट की बुक भी कह सकते हो। कोर्ट की बुक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो बुक है इसके अंदर सिर्फ आपको सेक्शंस एंड लॉज मिलते हैं। मैं इस बुक को खोल के दिखाती हूँ कैसे दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कानून शहादत जिस बंदे ने लिखा है इसको और अपडेट किया, उसका नाम और ये कहाँ ये किन किन शॉप्स में मिल सकती है, उनका एड्रेस यहाँ पे मौजूद है। साथ में आप देखो तो उसके पहले पेज पे अपना कंटेंट आ जाता है कि इसमें क्या क्या मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 के अंदर आपको इस कानून शहादत का टाइटल मिलेगा कि कब बनाया गया, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। जब आप चैप्टर 2 में आओगे तो उसमें विटनेसेस के बारे में बताया गया। ठीक है, तो मैं इसको आगे अगर करती जाऊँ तो आपको बाकी के आर्टिकल्स मिलेंगे। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना नंबर, ये आर्टिकल नंबर है। ठीक है, अब मैं उस पेज पर जाती हूँ जिस पे स्टॉबल मौजूद है। तो स्टॉबल को अगर आपको ढूंढना है तो आपको उस सेक्शन को खोलना है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्टॉबल के बारे में। ठीक है, तो हम उसको ढूंढते हैं। ये चैप्टर 8 बनता है। ठीक है, चैप्टर 8 में स्टॉपल आएगा आपको 114 टू 116, यानी कि यहाँ पे आपको 114 टू 116 में स्टॉपल मिलेगा। ये पेज नंबर 61 पे मौजूद है। आपने 61 पेज पे जाना है। मैं आपके सामने 61 पेज खोलती हूँ। ये आ गया 61। ठीक है, ये 64 है, ये आ गया 61। जैसे मैंने 61 खोला, देखें यहाँ से स्टॉपल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस पेपर्स में आपको बेयर की ये किताब मिलेगी। आप यहाँ से सेक्शंस यानी कि आर्टिकल 141 देखें कि आर्टिकल 114 में स्टॉपल लिखा है, तो स्टॉपल के बारे में यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सारा डाल सकते हैं। ये एग्जांपल दी गई, आप चाहो तो एग्जांपल डाल दो पेपर में, नहीं तो सिर्फ स्टॉपल की यहाँ से लेकर यहाँ तक बेयर एक्ट से देख के अपने आंसर में लिख सकते हो। बाकी की बातें आपको ज़ुबानी लिखनी होती है स्टॉपल की, ये स्टॉपल है क्या वगैरह वगैरह। लेकिन जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 114 में क्या लिखना है वो आपको बेयर एक्ट से ही देखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। व्हेन से लेके यहाँ पे लिखा है ना ट्रूथ ऑफ दैट थिंग, एंड तक जाके जा रही है बात। ये पूरा पोर्शन आपने एज इट इज़ उठा के अपने आंसर में डाल देना कि आर्टिकल 14 स्टॉपल के बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक बात बोलता है। ठीक है, और फिर आर्टिकल 15 के बारे में यहाँ से यहाँ तक लिख दो। फिर आर्टिकल 16 आ जाता है। तो आर्टिकल 16 आप देखें इस तरह से है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप आर्टिकल 16 लिख दें। बाकी एक्सप्लेनेशन है वो आप डालें ना डालें आपकी मर्ज़ी है, बट आर्टिकल 16 यहाँ से लेके यहाँ तक है एक पैराग्राफ की शक्ल में। तो बेयर एक्ट से देख के आप इस तरह से स्टॉपल की आर्टिकल्स देख के डाल दें। बाकी का आंसर जैसे होता है ना कि व्हाट इज़ स्टॉपल, मीनिंग, शीनिंग वगैरह, वो आपने खुद ही लिखना होता है। लेकिन जो आर्टिकल्स है वो ज़ुबानी याद करना मुश्किल है, तो आप इस तरह से बेयर एक्ट से डाल सकते हैं। तो ये बेयर एक्ट की किताब आपको पेपर के अंदर मिलेगी, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछा जाएगा कि किस स्टूडेंट को बेयर एक्ट चाहिए, तो बेयर एक्ट की किताब इस तरह से होगी और आपको वो देंगे। ठीक है, तो अगर आपको ख़रीदनी है ख़रीद लें, नहीं भी ख़रीदते तो इतना बड़ा इशू नहीं है। सिर्फ आर्टिकल्स याद रख लें ताकि आपको ढूंढना ईजी हो। यानी कि अगर आपको आर्टिकल याद होगा 114 टू 116 तो आप फटाफट आर्टिकल 114 एंड 116 ढूंढोगे एंड फटाफट फिर आपको वो पेज मिल जाएगा और वहाँ से देख के आप अपने आंसर में उस आर्टिकल से रिलेटेड जितनी बातें लिखेंगी पैराग्राफ में वो अपने आंसर में डाल दो। ठीक है,
तो अब हम वीडियो को आगे मज़ीद कंटिन्यू करते हैं कि इसमें आपने क्या क्या और बातें स्टॉपल में लिखनी है जो आपने ख़ुद लिखनी होती है, ठीक है। आप सब ने वो वीडियो देख ली कि आपने आर्टिकल 140 to 116 को किस तरह से अपने आंसर शीट पे लिखना है, ठीक है। तो अब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि आपने और कौन सी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। दूसरा है इसमें व्हाट डज़ स्टॉबल मीन्स, यानी कि स्टॉबल का रीजन कहाँ से हुआ और इसका मतलब क्या है, ठीक है। द वर्ड स्टॉबल कम्स फ्राम ओल्ड फ्रेंच वर्ड कॉल्ड एस्टोफर विच मीन्स टू स्टॉप और ब्लॉक। ये जो स्टॉपल का वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से निकला है। फ्रेंच में पहले इसको कहा जाता था स्टॉफियर या स्टॉपर, ठीक है, जिसका मतलब है टू स्टॉप और टू ब्लॉक, यानी कि किसी इंसान को रोकना या उसके रास्ते को ब्लॉक करना, ठीक है। और इसका रीजन हुआ था इट वाज फर्स्ट केम इनटू लीगल यूज़ इन द 15th सेंचुरी, यानी कि 15th सेंचुरी से पहले किसी ने भी स्टॉपल को लॉ में यूज़ नहीं किया था। लेकिन 15th सेंचुरी का जब दौर आया तो सब लोगों ने स्टॉपल को लॉ में यूज़ करना शुरू कर दिया और फिर कोर्ट्स में भी यूज़ करना शुरू कर दिया। आगे लिखा है सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्टॉपल। स्टॉपल की डेफिनेशंस काफ़ी लोगों ने एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, आप इसमें से कोई भी एक या दो अपनी पसंद की पेपर में लिख दीजिएगा। तो पहली डेफिनेशन दी है ऑक्सफोर्ड लॉ डिक्शनरी ने, अ रूल दैट स्टॉप्स अ पर्सन फ्रॉम सेइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे सेड बिफोर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये कहती है कि स्टॉपल एक ऐसा रूल है जो लोगों को रोकती है, स्टॉप करती है कुछ और कहने से जो उसने पहले कहा था, यानी कि पहले उसने जो कहा था उस अल्फाज को चेंज करने के लिए या चेंज करके जो लोग कहते हैं तो उस चीज़ से रोका गया है और पहली बात जो उन्होंने कही है वो उसी पे कायम रहे, ठीक है। दूसरा है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, स्टॉप समवन फ्रॉम मेकिंग अ क्लेम दैट गोज अगेंस्ट व्हाट दे सेड और डिड अर्लियर। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है कि स्टॉपल लोगों को रोकता है, स्टॉप करता है कोई और क्लेम देने से। क्लेम मीन्स कि कोई और बात करने से, ठीक है, कोई और बात करने से रोकता है स्टॉपल, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक बात बोल दी होती है पहले, तो जो बात बोल दी होती है पहले उस चीज़ पे कायम रहें, इसलिए उनको न्यू बात करने से रोकते हैं, जो कि पुरानी बात को चेंज कर सके, इसलिए उन बातों को रोक दिया जाता है, ठीक है। उन्होंने अगर पहले कुछ कह दिया है उसी पे कायम रहें, क्योंकि अगर वो कुछ और क्लेम करेंगे, कुछ और बोल देंगे, क्या पता वो उनकी जो न्यू स्टेटमेंट है वो पुरानी स्टेटमेंट को बदल दे। इसलिए ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी भी स्टॉपल को कहती है रोकना। हेल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड स्टॉप्स अ पर्सन फ्रॉम सेइंग अ फैक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे ऑलरेडी शोड इन कोर्ट। तो यहाँ पे हेल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड ये कह रहे हैं कि स्टॉपल जो है रोकती है लोगों को कुछ ऐसे फैक्ट्स बोलने से जो फैक्ट्स पुराने फैक्ट्स को बदले। फैक्ट्स मीन्स हकीकत, यानी कि ऑलरेडी एक हकीकत मौजूद है कि लाइक एक्सीडेंट हुआ लाहौर में, सही है, रात के वक्त, एट डार्क टाइम और एट नाइट टाइम। अगर उस बंदे ने ये कह दिया एक फैक्ट में कि लाहौर में एक्सीडेंट हुआ रात के वक्त, अब वो न्यू फैक्ट्स दे रहा है कि लाहौर में तो हुआ है लेकिन एक्सीडेंट रात में नहीं हुआ था, सुबह में हुआ था। अब वो अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के फैक्ट्स को यानी कि हकीकत को चेंज करने से भी रोकता है स्टॉपल, चाहे वो कोई बात हो, चाहे वो कोई हकीकत को चेंज करने वाली बात हो। तो इन तमाम चीज़ों से रोकने को हम कहते हैं स्टॉपल, कि ऑलरेडी वो एक चीज़ कह चुके हैं उसे बदले ना। अगला है जस्टिस मुनीर। जस्टिस मुनीर जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास में एक चीफ़ जस्टिस हुआ करते थे, तो इन्होंने भी स्टॉपल के ऊपर कुछ बातचीत की हैं। तो ये पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस होते थे। तो जस्टिस मुनीर कहते हैं अ रूल दैट ब्लॉक्स अ पर्सन फ्रॉम डिनाइंग और समथिंग और सेइंग समथिंग ऑपोजिट टू देयर पास। तो जस्टिस मुनीर स्टॉपल के बारे में कहते हैं कि स्टॉपल एक ऐसा रूल है जो लोगों को रोकता है, ब्लॉक करता है ऐसी चीज़ों से इनकार करने में जो ऑलरेडी उन्होंने खुद मानी है। यानी एक बंदा कहता है कि मैंने शराब पी है, उसने ड्रिंकिंग की है, और फिर कल आके कहते हैं मैंने तो कोई ड्रिंकिंग नहीं की थी, यानी कि अपनी स्टेटमेंट को बाद में बदलना और डिनाई करना कि मैंने तो ऐसा नहीं किया या ऐसा तो हुआ ही नहीं था या ऐसा मैंने बोला ही नहीं था। तो इन चीज़ों से रोकने को हम स्टॉपल कहते हैं, यानी कि जो बात वो ऑलरेडी कह चुके हैं उससे ऑपोजिट बात करने से उनको रोकते हैं। अब फिप्सन भी एक मशहूर इंसान है जिन्होंने स्टॉपल के ऊपर बातचीत की है। तो फिप्सन ने कहा है अ पर्सन कैन नॉट से द ऑपोजिट ऑफ व्हाट ही सेड अर्लियर। फिप्सन कहता है कि स्टॉपल का मतलब है कि एक पर्सन ऑपोजिट बात नहीं कर सकता जो वो ऑलरेडी कह चुका है। यानी कि वो कह रहा है कि लाहौर में एक्सीडेंट रात में हुआ था, ये पहले वो कह चुका है, अब उसी क्लेम को चेंज करके कहता है नहीं लाहौर में तो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। तो यानी कि ऑलरेडी वो स्टेटमेंट दे चुका है, फिर उसको चेंज कर रहा है, तो इस चीज़ को रोकने को हम स्टॉपल कहते हैं। सेम ही बात है, सब लोगों ने डिफरेंट अल्फाज में बोली है, ठीक है। तो आप कोई भी अपनी पसंद की पॉइंट्स डाल दें।
QSO आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 के अंदर जो मैंने आपको बताया था ना कि आर्टिकल 14 में जो बातें मौजूद हैं, जो पैराग्राफ मौजूद है, वो आप एज इट इज़ उठा के लिख दें। अगर आपको एज इट इज़ उठा के नहीं लिखना तो आपने इस तरह से अल्फाजों को चेंज भी आप कर सकते हैं। तो आर्टिकल 14 कहता है, when someone makes another person believe something is true through words, actions or silence and that person acts on it, then the first person cannot deny later। तो यहाँ पे आर्टिकल 14 कहता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को किसी बात पे यकीन दिला दे कि इस इंसान की बोली हुई अल्फाज, इसके हुए हुए एक्शंस और इसकी खामोशी, उनकी वजह से वो दूसरा इंसान कोई एक्शन ले ले, तो फिर वो पहला इंसान जिसको देखते हुए उसने ये एक्शन लिया वो अपनी बात बदल नहीं सकता। मैं इसको आसान अल्फाज में आपको समझाती हूँ। अब ये इंसान है, ठीक है, इसका नाम है अली। ये दूसरा इंसान है, इसका नाम है रिजवान। ठीक है, अली ने रिजवान को कुछ कहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। रिजवान ने कहा ठीक है, तो रिजवान भी अपनी प्रॉपर्टी बेचता है, यानी कि इन दोनों के बीच डील हुई है कि अगर अली भी बेचेगा तो मैं भी बेचूंगा। तो अली ने इसको कहा वर्ड्स के थ्रू कि मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, तो रिजवान ने इस पर ट्रस्ट करके अपनी भी बेच दी। एक ये चीज़ होगी। दूसरे में है एक्शंस। अली ने इसको कहा नहीं मुँह से बोल के रिजवान को कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, लेकिन अली ने प्रॉपर्टी बेच दी और इसकी न्यूज़ जब रिजवान को मिली तो रिजवान ने भी बेच दी। एक तो ये चीज़ होगी एक्शंस में। साइलेंस का मतलब है कि जो अली है इसको रिजवान पूछता है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो कि नहीं। अली खामोश हो जाता है और कोई जवाब नहीं देता। तो रिजवान भी क्या करेगा, प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा, क्योंकि उसको लगा कि अली खामोश हो गया तो मैं भी नहीं बेचता। बाद में अगर अली बेचता है तो इसका ज़िम्मेदार अली को ठहराया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि तुम साइलेंट हो गए थे रिजवान की बात पे, क्योंकि रिजवान तुमसे पूछने आया था, तुमने जवाब नहीं दिया, तो कोर्ट कहेगी कि तुम अब अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। अगर तुमने बेचनी है तो रिजवान के साथ मुंह से बात करो, बोल के बताओ उसको। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें, चाहे वो साइलेंस हो, खामोशी हो, चाहे वो एक्शंस हो या वर्ड्स हो, इन तमाम चीज़ों को हम स्टॉपल में लाएंगे। ठीक है, यानी कि एक इंसान अगर कोई अल्फाज बोले हैं बाद में वो बदल नहीं सकता, कोई एक्शन लिया है बाद में उस एक्शन को बदल नहीं सकता, अगर खामोशी का इजहार किया है तो उस खामोशी के इजहार को बरकरार रखे। तो ये चीज़ें जो है हमें आर्टिकल 14 समझा रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल भी आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे मैंने अली और रिजवान की एग्ज़ाम्पल दी, उसकी जगह आप इसमें पर्सन ए और पर्सन बी कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन ए लाइज टू बी एंड सेज दैट अ पीस ऑफ लैंड बिलोंग्स टू हिम। जो ए इंसान है ना, वो बी से कहता है कि फ़लाँ ज़मीन जो है वो मेरी है। ठीक है, बी ट्रस्ट एंड बाइज द लैंड। लेटर ए एक्चुअली बिकम्स द ओनर एंड सेज ही हैड नो राइट टू सेल इट बिफोर। लॉ सेज ए कैन नॉट डिनाई हिज अर्लियर स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हुआ क्या है ना कि ये एग्जांपल मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। समझें कि ये जो बॉक्स है ये कोई ज़मीन है, ठीक है, और ये ए की ज़मीन है ही नहीं। ठीक है, ए ने धोखा दिया है कि ये ज़मीन का मालिक मैं हूँ, और जो बी है वो इस ज़मीन को ख़रीदने आया है। उस बेचारे को नहीं पता कि ए जो है मालिक नहीं है, और बी ने इस पर ट्रस्ट कर दिया और ए को पैसे दे दिए ज़मीन के, और ये ज़मीन आगे से ख़रीद ली। लेकिन अब हुआ क्या कि ज़मीन बी ने ख़रीदनी थी तकरीबन अगस्त को, ठीक है, या आप समझ लें सितंबर को ख़रीदनी है। तो ए ने बी से कब डील की, जुलाई को की। अब सितंबर और जुलाई में काफ़ी महीनों का फ़र्क है। ठीक है, अब जुलाई में इन दोनों की डील हुई कि भाई ये ज़मीन है, ए कह रहा है मैं बेच रहा हूँ और बी कहता है ठीक है मैं आपसे सितंबर में ख़रीदूँगा। अब अगस्त में क्या हुआ कि अगस्त में इस ज़मीन की मलकियत ए को मिल गई, यानी कि ए ने क्या किया, पैसे डाल के ये ज़मीन फिर अपना नाम करा ली। ठीक है, जैसे ही इसने अपना नाम करा ली, फिर अगस्त में क्या हुआ कि ए ने ज़मीन को जब ख़रीद लिया तो यह मालिक बन गया। अब जैसे ही ये मालिक बन गया, ये बाद में ये नहीं कह सकता कि मैं तो पहले मालिक नहीं था। तो लॉ कहता है कि अगर इसने अपने आप को मालिक कंसिडर किया था पहले, बेशक उसके पास ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, मालिक नहीं था, तो ये अपने आप को मालिक ही कहेगा बाद में भी। ये नहीं कह सकता कि अब मैं मालिक बन गया हूँ तो पहले मैं नहीं था, यानी कि अपनी स्टेटमेंट नहीं बदल सकता। तो ये सारा इसमें था। व्हाट इज़ स्टॉपल बेस्ड ऑन, यानी कि जो स्टॉपल है वो किस चीज़ पे बेस करता है। नंबर 1, स्टॉपल इज़ बेस्ड ऑन फेयरनेस एंड जस्टिस इक्विटी। हमें कह रहे हैं कि जो स्टॉपल है वो फेयरनेस पे बेस करता है, जस्टिस पे बेस करता है, यानी कि फेयरनेस को ये प्रमोट करेगा, जस्टिस को ये प्रमोट करेगा। ठीक है, इसलिए ये इन चीज़ों पे बेस करता है। अगला है इट प्रोटेक्ट्स द पर्सन हु ट्रस्टेड एन अदर पर्सन एंड टुक एक्शन। ये उस इंसान को प्रोटेक्ट करता है जो दूसरे बंदे की बात मान लेता है और उसकी बात मान के कोई एक्शन ले लेता है। क्योंकि
अगर वो उसकी बात मान के कोई एक्शन ले रहा है और वही बंदा जिसकी बात मानी है वो बाद में कहे कि भाई मैंने तो उसको ऐसा कहा ही नहीं था करो, या ये अपनी बात से बदलता है, तो उस बंदे को रोका जाता है कि आप अपनी स्टेटमेंट से बदले नहीं, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट और बात की वजह से दूसरे बंदे ने कोई एक्शन लिया है। इसलिए दूसरे बंदे के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस टॉपल को यूज़ किया जाता है, इसलिए ये इस चीज़ पे बेस्ड करता है। इफ समवन कॉज्ड हार्म टू अनदर बाय लाइंग और हाइडिंग द ट्रूथ, दे कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम दैट लाई। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी इंसान ने किसी को धोखा पहुँचाया है, कोई बात छुपा के, हाइड करके या झूठ बोल के, तो जिस बात को उन्होंने हाइड किया या झूठ बोल के अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश की, तो स्टॉपल क्या करता है, उनको फ़ायदा नहीं उठाने देता उनके झूठ से। यानी कि एक इंसान कहता है कि मैं इस लैंड का मालिक हूँ, जबकि वो मालिक नहीं है, और बाद में वो लैंड बिक जाती है, तो जो पैसे हैं उसको नहीं देगा कोर्ट, यानी कि उस बंदे को नहीं देगा जिसने झूठ बोला, बल्कि कोर्ट क्या करेगी, उस बंदे के पैसे वापस कर देगी जिसको धोखा दिया गया। तो इस तरह से स्टॉपल हेल्प करता है इन लोगों को। अगली हेडिंग है हमारे पास मीनिंग ऑफ स्टॉपल। Estoppel is a rule of evidence that stops a person from saying something opposite to what they had already said or done before, especially if someone else has acted based on that previous statement or action. Estoppel का मतलब है, estoppel एक rule of evidence है जो लोगों को रोकता है कोई ऐसी बात कहने से जो ऑलरेडी उन्होंने कही है और उससे ऑपोजिट वो बोल रहे हैं। यानी कि एक बंदे ने ऑलरेडी कोई बात बोल दी है, स्टेटमेंट दे दी है, और बाद में वो उसी बात को इनकार कर रहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, तो इसीलिए वो जो बात उसने पहले बोली थी वो एक एविडेंस बन जाता है। यानी कि आप कोई बात बोल देते हो कि मैंने मर्डर होते देखा है, सुबह के वक्त आपने मर्डर होते देखा है सुबह के वक्त, ये एक एविडेंस बन गया आपका। कल आप कहते हो कोर्ट आके कि मैंने तो कोई मर्डर देखा ही नहीं था, मैंने तो कोई इंसान वहाँ पे देखा ही नहीं था, कोई मर्डर नहीं हुआ, मतलब आप अपनी बोली हुई बात बाद में चेंज कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, एविडेंस को ख़राब कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए इसको रूल ऑफ एविडेंस कहा जाता है कि स्टॉपल को रूल ऑफ एविडेंस इसलिए कहा गया ताकि कोई भी इंसान एविडेंस को ख़राब ना करे और जो बात उन्होंने पहले बोली थी उसी पे कायम रहे। स्पेशली इफ समवन एल्स हैज़ एक्टेड बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्टेटमेंट और एक्शन। और स्टॉपल जो है तब ज़्यादा इस पर अमल किया जाता है जब कोई और इंसान किसी की बात पे ट्रस्ट करके कोई एक्शन ले, तब स्टॉपल को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आगे है डेफिनेशन ऑफ स्टॉपल। तो डेफिनेशन में आप दोबारा से आर्टिकल 114 डाल दें। अगर आपको ये ज़ुबानी जो बड़ी सी स्टेटमेंट है याद नहीं रखनी, तो आप बेयर एक्ट से सेक्शन 114 की जो बड़ा सा पैराग्राफ है बेयर एक्ट से देख के पेपर में लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि वन अ पर्सन बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट और ओमिशन इंटेंशनली कॉज और allow another person to believe something is true and the other person acts on that belief, then the first person or their representative cannot later deny the truth of that thing in court case between them. यहाँ पे कहने एक पर्सन ने, एक इंसान ने कोर्ट में डिक्लेयर किया और कहा कि फ़लाँ चीज़ हुई है, और बाद में सब लोगों ने उस पर ट्रस्ट कर दिया और फिर कोर्ट में भी उसने ये बात कह चुका है। अब कोर्ट के अंदर अगले दिन दोबारा है और अपनी पुरानी बात वो चेंज करे, तो कोर्ट फिर ऐसे इंसान को रोकेगी कि आपने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दी है, अब आप अपनी स्टेटमेंट बदल नहीं सकते। ठीक है, अब आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो पैराग्राफ लिखा है वो आर्टिकल 114 की बेयर एक्ट से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये मैंने अपने अल्फाज में लिखा है, तो आप भी अपने अल्फाज में इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एज इट इज़ 114 का आर्टिकल वाले वर्डिंग्स लिखने हैं तो आपको बेयर एक्ट पेपर में मिलेगी, वहाँ से आपने देख के उसको लिख देना है। ठीक है, डेफिनेशन बाय जूरिस्ट, इसमें आपने जस्टिस मुनीर और फिप्सन इन दो की डाल देनी, अगर दो की याद नहीं रहती तो किसी एक की डाल दें। तो जस्टिस मुनीर, estoppel is a rule of evidence that stops a person from denying a fact he previously admitted. estoppel एक rule of evidence है जो एक इंसान को रोकती है पुराने एविडेंस को बदलने से या उसको इनकार करने से। तो ये आपने डेफिनेशन चाहे तो एक दफ़ा लिख लें, चाहे तो दो दफ़ा लिख लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। एंड फिफ्थ भी वही बात करता है, इट स्टॉप्स अ पर्सन फ्रॉम डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट। यानी कि फिफ्सन कहता है कि स्टॉपल एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को रोकती है अपने पुराने स्टेटमेंट को बदलने से। बेसिस ऑफ स्टॉपल, ऑलरेडी बेसिस हम पढ़ चुके हैं, आप दोबारा भी डाल सकते हैं। इसमें लिखे बेस्ड ऑन इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइस, डिज़ाइंड टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड प्रमोट ऑनेस्टी। तो बेसिस हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से इसमें वही बात लिखी है कि जो स्टॉपल है वो इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइस पे बेस करता है। इक्विटी के अंदर भी स्टॉपल मौजूद है, इसलिए यहाँ पे इक्विटी का नाम दिया गया है, और ये लोगों के साथ फ्रॉड होने से बचाता है। आगे है रिक्वायरमेंट फॉर अप्लाइंग स्टॉपल, यानी कि आप कोर्ट में स्टॉपल के ऊपर बात कर सकते हैं। यानी कि आप इंसान है, ठीक है, आप चाहते हैं कि फ़लाँ बंदा अपनी बात से ना मुकरे, तो आप कोर्ट में स्टॉपल कैसे स्टॉपल की क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि टू अप्लाई स्टॉपल द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट।
रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आपको आएगा रिप्रेजेंटेशन। वन पर्सन मस्ट मेक अ डिक्लेरेशन एक्ट और ओमिशन। जो इंसान जिसके ख़िलाफ़ आप इस्टॉपल के लिए क्लेम करना जा रहे हैं कोर्ट में, तो आपको प्रूफ करना है कि इसने आपको डिक्लेयर किया, कहा, यानी कि आपने एविडेंस कोर्ट को देना है कि मेरे पास इसकी वॉइस रिकॉर्ड मौजूद है, इसने वॉइस रिकॉर्ड के अंदर कहा था कि ये फ़लाँ चीज़ करेगा, या इसका कोई रिटन फॉर्म में कोई मैसेज आपके पास पड़ा हो ताकि आप कोर्ट को कह सको कि इसने हाँ ये बात आपसे कही थी। और इसमें एक्ट का मतलब है, एक्ट और ओमिशन सेम ही चीज़ है। तो एक्ट का मतलब है कि आपने जो है एक बंदे की वॉइस रिकॉर्डिंग दिखानी है कि वो कहेगा कि मैं फ़लाँ प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा, और फिर वो फ़लाँ प्रॉपर्टी बेचने लगता है, तो आप उसको बेचने से रोक सकते हैं क्योंकि उसने ऑब्वियसली आपसे तो कहा है कि नहीं बेचेगा। तो आप कोर्ट में वो एविडेंस दिखा सकते हैं, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग या जो भी आपके पास उसका प्रूफ है, तो ताकि वो बंदा वो हरकत ना करे। ठीक है, एक ये तरीका है। उसके अलावा है फैक्ट्स नॉट ओपिनियंस। द स्टेटमेंट मस्ट बी अबाउट द फैक्ट्स नॉट फ्यूचर प्रोमिसेस। और जो भी आप लोग कोर्ट में बात लेके जाएं तो वो हकीकत हो, यानी कि झूठी बातें ना, ऐसा ना हो कि शायद उसने ऐसा किया था, शायद ये नहीं, यानी कि आप लोगों की भी जो हकीकत में बातचीत हुई, ठीक है, जिसके लिए आप कोर्ट में उसको लेके जा रहे हो कि वो अपनी बात बतल रहा है और हकीकत में ऐसा हुआ हो, तभी आप उसको लेके जाओ। हकीकत को कहते हैं फैक्ट्स। इंटेंशन इसमें आ जाती है, द पर्सन मेंट द अदर टू रिले ऑन द स्टेटमेंट। और इसमें इंटेंशन शामिल होनी चाहिए, यानी कि जो दूसरा बंदा है जिसने आपको कहा है या आपको कन्विंस किया कि मैं वो प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रॉपर्टी आपने ख़रीदनी है, लेकिन आपने उस बंदे पे ट्रस्ट किया, ठीक है, और कल को वो बंदा अगर प्रॉपर्टी यही वाली प्रॉपर्टी बेच रहा है किसी को, तो आप इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में लेके जा सकते हैं इसको, क्योंकि आपने इसकी टेंशन जानते हुए उस प्रॉपर्टी को लेने का ट्रस्ट किया और वेट किया, और आगे वो बंदा आपसे प्रॉमिस करके किसी और को बेच रहा है, तो इट मीन्स कि आप उसके खिलाफ वो कोर्ट में जा सकते हो। तो इसमें टेंशन होना ज़रूरी है। बिलीव द अदर पर्सन बिलीव्ड इट इज़ ट्रू। और जो ये बंदा है जिसने ट्रस्ट किया दूसरे बंदे पे कि वो प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा और ये इसको मिलेगी, तो इसमें ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रस्ट नहीं किया, अगर आपको शक है, फिर तो वो स्टॉपल की क्लेम नहीं बनता। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट करके, आपने किसी इंसान पे ट्रस्ट करके वेट किया और आपने कहा कि ठीक है मैं ये अगले महीने मुझे बेचेगा, लेकिन ये बंदा तो कल ही बेच रहा है, तो ये आपसे प्रॉमिस अगले महीने का करता बेच, ये कल ही रहा है, तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में लेके जा सकते हो इसको कोर्ट। अगली हेडिंग है इसमें एक्शंस की। द अदर पर्सन एक्टेड बेस्ड ऑन दैट बिलीफ। और ये जो इंसान है इसने उसी बिलीफ को देखते हुए एक्ट किया, यानी कि इसने कहा मैं कर लूँगा, लेकिन ये बंदा कहता है अब 1 महीने बाद लें। इसने कहा ठीक है। फिर इसने क्या किया, 1 महीने बाद आके आपसे प्रॉपर्टी लेने के लिए आपके पास आ गया, तो उसने क्या किया, आपकी बात बताई हुई बात पे अमल किया। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि एक्शंस जो हैं अगले बंदे की बात के मुताबिक लिया जाए। लॉस और चेंज ऑफ पोजीशन, दैट एक्शन कॉज्ड हार्म और चेंज ऑफ सिचुएशन। ठीक है, और एक और चीज़ इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि इस इंसान ने अगर ये प्रॉपर्टी ली है, बाद में इसको पता चला कि ये बंदा तो मालिक ही नहीं था, अब इस इंसान को नुकसान उठाने पड़े हैं। ये इंसान जो नुकसान उठाएगा इस बंदे की वजह से, क्योंकि इसने झूठ बोला कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, जिसकी वजह से दूसरे बंदे ने इसकी प्रॉपर्टी ख़रीद ली। तो इस तरह की सिचुएशंस को बचाने के लिए, यानी कि ऐसे बंदों को बचाने के लिए स्टॉपल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, ताकि ये ना फंसे, पहला वाला बंदा फंसे जिसने ये सारी हरकत की थी। ठीक है, lack of awareness, the person acted without knowing the truth। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस बंदे ने, अब जैसे कि वो बंदा नहीं है जिसने कहा था कि मैं प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ और उस बेचारे को नहीं पता था कि ये प्रॉपर्टी इसकी है, यानी कि ये बंदा कहता है ये प्रॉपर्टी मेरी है और इसने फिर इस पर ट्रस्ट करके ख़रीद लिया। तो इसके साथ क्या हुआ कि इसको पता नहीं था कि ट्रुथ क्या है, यानी कि वही पिछली बात है, उसको आपने दूसरी लाइन में लिखते हैं ना कि आप ट्रुथ छुपा के अगले बंदे से झूठ बोल के अगले से कोई एक्शंस निकलवाते हो, यानी कि ये जो है इससे झूठ बोलेगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, फिर ये क्या करेगा, एक्शन लेगा कि इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए इसको पैसे दे देगा। ठीक हो गया, तो एक्शन उसने लिया दूसरे बंदे के झूठ की वजह से। तो इन वजह से स्टॉपल को बनाया गया ताकि लोग बच सकें। अगला इंग्रेडिएंट ऑफ स्टॉपल अंडर आर्टिकल 114, डिक्लेरेशन ऑफ द एक्ट, इंटेंशन टू कॉज अनदर पर्सन बिलीव्ड इट, एक्टेड ऑन इट, सफ़र्ड अ लॉस और डैमेज। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें एक डिक्लेरेशन होनी चाहिए, यानी कि ज़बान से बोलना चाहिए कि हाँ फ़लाँ चीज़ मेरी है या फ़लाँ जगह पे एक्सीडेंट हुआ, यानी कि वो बंदा जो है कोई बात बोले, ठीक है, डिक्लेरेशन हो, या फिर वो बंदा कोई एक्ट करे, यानी कि फ़लाँ बंदा कोई ऐसे एक्शंस ले कि लोगों को लगे कि इसने ये एक्शन लिया है, क्या पता इसने ये एक्शन, अगर इस बंदे ने प्रॉपर्टी बेची तो सबको पता हो कि हाँ इसने ये प्रॉपर्टी फ़लाँ रीज़न की वजह से बेची होगी। ठीक है, और ये भी एडमिट करता है कि हाँ मैंने फ़लाँ रीज़न की वजह से ये प्रॉपर्टी बेची है, इसने एक्शन लिया बेच के, और मुँह से भी बोल दिया कि हाँ मैंने फ़लाँ रीज़न दिया है बेचने का। बाद में फिर वो कहता है नहीं मैंने ये प्रॉपर्टी तो किसी और रीज़न की वजह से बेची थी। तो ये अपने रीज़न्स और बातें को बदल नहीं सकता। ठीक है,
उसके साथ साथ इंटेंशन टू कॉज, यानी कि ये इसकी इंटेंशन हो वो चीज़ करने की, ठीक है। ये मतलब सेम ऊपर जो आपने पढ़ा है वही सेम आपने पॉइंट्स में डाल के लिख देना है। अनदर पर्सन बिलीव्ड इट, यानी कि आपने किसी और बंदे को बिलीव करवाया कि फ़लाँ चीज़ आपकी है, या फ़लाँ बात पे यकीन करवाया। किसी भी बात पे अगले बंदे को यकीन करवाना, ये चीज़ भी एस्टॉपल का एक पार्ट है। यानी कि आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो इसको, और उस बंदे ने इसकी स्टेटमेंट पे, यानी कि इस बंदे की बात पे यकीन कर लिया, एक्टेड ऑन इट। और इस बंदे ने जब इस बंदे की बात पे यकीन किया तो इसने उस बातों पे अमल किया, एक्शन लिए, ठीक है। क्या बात है, इस बंदे ने इसको कहा हो कि तुम अपनी गाड़ी जो है फ़लाँ बंदे को बेच दो, यानी कि इसने इसको कहा हो कि तुम अपनी गाड़ी फ़लाँ बंदे को बेच दो, ठीक है। और जैसे तुम बेचोगे, जैसे ये बेचेगा गाड़ी, इससे क्या होगा कि इसके पैसों का इसको लॉस हो जाएगा, यानी कि गाड़ी जो है अच्छी खासी कीमत पे बिक सकती थी, लेकिन जिस बंदे ने, यानी कि इसने जिस बंदे का रेफरेंस दिए उसने इस गाड़ी को सस्ते में ख़रीदा और इस बेचारे को पता भी नहीं था। इससे क्या होगा कि इसको लॉस हो गया। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि इस बंदे ने इसको फंसाया था, झूठ बोला था कि फ़लाँ बंदे को, मेरे एक जानने वाला बंदा है, उसको ये गाड़ी बेच दो। और वो जो जानने वाला बंदा है वो भी कमीना था, उसने क्या किया, इसको कम पैसे दे दिए और इसको बिलीव करवाया कि ये गाड़ी है ही उतनी प्राइस की, ठीक है। और इसका क्या हुआ, लॉस ऑफ मनी हुआ, यानी कि गाड़ी अगर तकरीबन 50 लाख की थी और इसने वो 20 लाख की बेच दी, यानी कि इस बंदे को 20 लाख की गाड़ी मिल गई जो कि 50 लाख की थी। ये तो आगे ऑब्वियसली 50 का ही बेचेगा ना, ये तो आगे से उस गाड़ी को 50 लाख का बेचेगा, लेकिन इसने ख़रीदी कम पैसों भी थी, तो यहाँ पे बेवकूफ़ ये वाला बंदा बना, ठीक है। तो ये सारा हमें आर्टिकल 140 बता रहे हैं, यानी कि जो भी आपने ऊपर पढ़ा था उसको आपने पॉइंट्स में डाल के लिख देना है। तो मैंने सारा एक्सप्लेन इसलिए किया था कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगली हेडिंग है लीगल रूल्स अबाउट एस्टॉपल। लॉ में एस्टॉपल के बारे में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। बेस्ड ऑन इक्विटी एंड गुड फेथ, एस्टॉपल के बारे में ये बताया गया है कि एस्टॉपल जो है इक्विटी को प्रमोट करता है, गुड फेथ को प्रमोट करता है, ठीक है। आपको एस्टॉपल जो है इक्विटी के सब्जेक्ट में भी मिलेगा। कैन नॉट बी यूज टू वेव लीगल राइट, वेव का मतलब है किसी लीगल राइट को तोड़ना। जो एस्टॉपल है किसी भी इंसान के लीगल राइट को तोड़ने से रोकता है, यानी कि एक इंसान है, अगर आपने उसका नुकसान किया है कोई बात कहकर, और उसने आपकी बात पे अमल किया और उस बंदे को नुकसान पहुंचाए, तो ऐसी सिचुएशन पे आप फंसते हो, तो आप किसी के लीगल राइट को वायलेट नहीं कर सकते। प्रिवेंट्स फ्रॉड, प्रोटेक्ट्स जस्टिस, तो इस टॉबल से क्या होता है कि फ्रॉड से बचा जा सकता है और लोगों को प्रोटेक्शन मिलती है, जस्टिस मिलती है। नॉट सेम एज रेस जुडिकेटा एक्सप्लेन बिलो, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रेस जुडिकेटा जैसा एस्टॉपल नहीं होता। रेस जुडिकेटा के ऊपर मैंने पूरी अलग से वीडियो बनाई, यहाँ पे आई का साइन शो होगा, उस पर जाके आप रेस जुडिकेटा के बारे में देख लें। नेक्स्ट हेडिंग इज वर्क्स एज अ डिफेंस नॉट टू स्टार्ट अ केस। ये जो एस्टॉपल है ये डिफेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि जो डिफेंस लॉयर्स हो गए या अक्यूज़ वाले हो गए, तो वो लोग भी एस्टॉपल को यूज़ कर सकते हैं अपने केस में, सही है। उसके अलावा जो भी इंसान फंसा हुआ है किसी की वजह से, किसी की बातों में आ गया है, तो वो भी एस्टॉपल को यूज़ कर सकता है, ठीक है, क्योंकि केस स्टार्ट करने के लिए भी और डिफेंस लॉयर भी इसको यूज़ कर सकता है। आगे डज नॉट रिमूव राइट्स जस्ट ब्लॉक्स डिनाइल। ये क्या करता है कि एस्टॉपल क्या करता है, लोगों के राइट्स को रिमूव नहीं करता, बल्कि लोगों को डिनाइल से, यानी कि कोई बात उन्होंने कही है उसको बाद में मानने से जो लोग इनकार करते हैं, उस इनकार को रोकने के लिए एस्टॉपल को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स काइंड्स ऑफ एस्टॉपल। अब एस्टॉपल किस किस टाइप के होते हैं। पहला है एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड, बेस्ड ऑन कोर्ट रिकॉर्ड्स एंड फाइनल जजमेंट्स, वंस अ मैटर इज डिसाइडेड कैन नॉट बी चैलेंज्ड अगेन। एस्टॉपल में क्या होता है कि आपने मिसाल के तौर पे 1 जुलाई को कोर्ट में कहा कि लाहौर में रात को एट नाइट टाइम फ़लाँ लोकेशन में रात के करीब 10 बजे 10 PM पे चोरी हुई, थेफ्ट हुआ। ये आपने स्टेटमेंट दी क्योंकि आपने देखा था ये सब होते हुए। फिर उससे अगली डेट, यानी कि 1 जुलाई को आपने दिया है, तो उससे अगली डेट 2 जुलाई या बाद में कोई भी डेट होगी, उसमें आके आप कहते हो लाहौर में तो हुआ ही नहीं था ये हादसा, तो इस्लामाबाद में हुआ है। यानी कि अब इनमें से कोई भी स्टेटमेंट बदलते हो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो एस्टॉपल फिर इस चीज़ को बदलने से रोकता है। तो ये सब जो मैंने बातें लिखी हैं कि आपने 1 जुलाई को लाहौर के अंदर रात के वक्त रात के 10 बजे चोरी होते देखी, ये सारा एक रिकॉर्ड की शक्ल में कोर्ट के पास सेव हो जाएगा, क्योंकि ये गवाही आपने कोर्ट में दी। कोर्ट क्या करेगी, आपकी स्टेटमेंट को वॉइस रिकॉर्डिंग की शक्ल में और रिटन स्टेटमेंट की शक्ल में सेव करेगी। रिटन स्टेटमेंट मीन्स रिटन
एक रिटन फॉर्म में आपकी सारी स्टेटमेंट लिख दी जाएगी, ठीक है। यानी कि जो कुछ हुआ लिख दिया जाएगा, साथ में आपका साइन भी लिया जाएगा कि आपने जो बोला है आप उस पर अमल करते हैं, और साथ में उस पर साइन भी लिया जाएगा। अगले दिन अगर आप उस स्टेटमेंट को कहते हैं ना कि ये सब झूठ है, दबाव में आके मैंने बोला ये वो, तो आपकी बात मानी नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप की स्टॉपल्स को हम कहते हैं स्टॉपल बाय रिकॉर्ड, क्योंकि आपका डाटा रिकॉर्ड हो चुका है, अब आप अपनी बातों को बदल नहीं सकते, ठीक है। और आपकी उन्हीं बातों की वजह से अगर जज ने कोई डिसीजन दे दिया है, तो बाद में आप उस डिसीजन को आगे चैलेंज करके दोबारा से उस केस को नहीं खुला सकते, क्योंकि ऑब्वियसली स्टॉपल उसमें लगा है उस केस पे। तो ऑब्वियसली सबको पता है कि आपको रोका जा रहा है दोबारा से इस केस को खोलने से, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब ऑलरेडी डिसीजन दे दिया है, आपने खुद ही स्टेटमेंट दी थी और सब जो दूसरे जजेस हैं उनको पता है कि इस पर स्टॉपल का यूज़ हुआ है, तो ज़ाहिर ये बात है जो स्टेटमेंट आपने इस केस में दी थी जिस पर डिसीजन दे दिया है और आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो दूसरे जज क्या करेगा, वो भी नहीं आपका केस लेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये स्टॉपल का केस है, आप हमारे वाले कोर्ट केस में आके सारी बातों को बदल दोगे। इसलिए जो चीज़ ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है उस पर स्टॉपल भी लग चुका है, उन केसेस को आके दोबारा रीओपन नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरी टाइप है स्टॉपल बाय जजमेंट। फाइनल डिसीजन ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट स्टॉप्स पार्टीज फ्रॉम राइजिंग द सेम इशू अगेन। जो स्टॉपल है ना, वो दूसरी कोर्ट को रोकती है, क्योंकि पिछले जो कोर्ट है वो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट होती है, उसने डिसीजन दे दिया है आपके ऊपर, अब आप दोबारा से कोर्ट में केस नहीं लेके जा सकते। बहुत से लोग स्टॉपल को रेस जुडिकेटा से कंपेयर करते हैं। देखो रेस जुडिकेटा में क्या होता है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं वो सेटिस्फाइड भी होती हैं, और उसके साथ क्या होता है कि कोर्ट जो है डिसीजन भी दे देती है। बाद में कोर्ट कहती है कि आप मज़ीद जो है उस केस को दोबारा रीओपन नहीं करा सकते, और वो जो कोर्ट होती है ना जिसने डिसीजन दिया होता है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट होती है। कॉम्पिटेंट का मतलब है कि ऐसी कोर्ट जिसके पास इख्तियार पूरा होता है आपको डिसीजन देने का, ठीक है। नॉन कॉम्पिटेंट कोर्ट वो होती है जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं होता आपके केस को डील करने का, यानी कि अगर वो जो केस है वो लैंड वाला केस है, ठीक है, और आप रहते हो लाहौर में और जो केस है लैंड भी लाहौर की है, और आप इस्लामाबाद के कोर्ट में चले गए, तो वो इस्लामाबाद के पास आपके एरिया का जुरिस्डिक्शन नहीं है। यानी कि लाहौर में अगर वो केस हुआ है तो लाहौर की कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होता है, यानी कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है। तो इस तरह से बहुत सारे जुरिस्डिक्शन की काइंड्स हैं, टेरिटोरियल होता है, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन होती है। वो आप जुरिस्डिक्शन अगर जानना चाहते हैं तो आई का साइन शो होगा, यहाँ पे मैं जुरिस्डिक्शन डाल दूँगी सारी की कौन कौन सी कोर्ट्स के पास किस टाइप की जुरिस्डिक्शन है। तो जुरिस्डिक्शन से क्या होता है कि कोर्ट की कॉम्पिटेंसी जानी जाती है कि क्या ये कोर्ट कॉम्पिटेंट है हमारे केस को डील करने के लिए, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा कोर्ट है जो कॉम्पिटेंट है, उसके पास पूरा इख्तियार है आपके केस को डील करने का, अगर उसने कोई डिसीजन दे दिया है ना, तो आप दोबारा से उस केस को रीओपन नहीं करा सकते। ये हमें रेस जुडिकेटा सिखाता है। लेकिन स्टॉपल थोड़ा मुख्तलिफ है। स्टॉपल में क्या होता है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट को पता है कि इस बंदे ने स्टेटमेंट दी है पूरे होशो हवास में, और वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी हो गई है, ठीक है, तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद उस बंदे से साइन भी लिया जाता है उस कागज़ पे, क्योंकि उसने सारी जो बातें बोली थी वो लिख दी की हैं और उस पर साइन भी हो गया। इसका मतलब ये है कि इस बंदे को पूरा पता है कि जो भी इसने बातें बोली हैं, अब ये अपनी बातों से मुखरेगा तो इसका साइन जो है और जो कागजात हैं ये आगे से प्रूफ बन जाएंगे, ठीक है। तो बाद में अगर ये अपनी बात से बदलेगा तो कोर्ट कहेगी आपने तो स्टेटमेंट इस तरह से दी हुई, कागज़ पे आपको साइन भी लिया गया, अब आप कह रहे हैं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो कोर्ट रोकेगी इसको और डिसीजन अपना सुना देगी उसी स्टेटमेंट को देखते हुए। बेशक ये बंदा बाद में उस स्टेटमेंट को ना माने, क्योंकि इसने तो दे दी थी लेकिन बाद में कहता है मैं नहीं देता, तो कोर्ट क्या करेगी, पिछली जो स्टेटमेंट इसने दी थी उसके ऊपर ही डिसीजन सुना देगी, जजमेंट दे देगी। अब वो जजमेंट एक दफ़ा दे दी तो स्टॉपल लग जाएगा इस पर, ठीक है, इस पर स्टॉपल लग जाएगा कि जजमेंट भाई दे दी है, अब आप अपनी बात को चेंज नहीं कर सकते, ना ही दोबारा से इसी केस के ऊपर दोबारा किसी और कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हुई है इसमें कि जजमेंट को देखते हुए एक दफ़ा जजमेंट दे दी, डिसीजन दे दिया, अब कोर्ट कह रही है भाई आपके ऊपर स्टॉपल लग गया, आप अब इसी केस को किसी और कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। तो ये हो गया, सही है। अगला हेडिंग है हमारे पास स्टॉपल बाय डीड। इफ़ समवन मेक्स अ रिटन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट लाइक अ गिफ्ट दे कैन नॉट लेटर डिनाई what's written in that document, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बता रहे हैं कि एक इंसान ने कोई रिटन एग्रीमेंट किया या कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी के साथ, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है गिफ्ट की शक्ल में, मिसाल के तौर पे गिफ्ट डीड है। गिफ्ट डीड होती क्या है जानने के लिए आप यहाँ पे एक आई का साइन शो होगा, उसमें मैं आपको उसमें मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है गिफ्ट डीड की, ठीक है। इस लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो गिफ्ट डीड उर्दू और इंग्लिश दोनों में प्ले हो जाएगी, सही है। तो होता क्या है ना कि अगर हम मिसाल के तौर पे कोई गिफ्ट डीड बनाई है, ठीक है, वो एक उसके ऊपर कोई एग्रीमेंट बना हुआ है या कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, ठीक है, उसमें उस एग्रीमेंट में कोई चीज़ बताई गई है कि फ़लाँ प्रॉपर्टी फ़लाँ बंदे को बेची जाएगी और फ़लाँ को नहीं बेची जाएगी, ठीक है।
अब उन दोनों ने खुद ये बात डिसाइड की, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये बंदा है अली, ये बंदा है यहाँ पे इमरान। इन दोनों ने मिल के इस डीड के अंदर डिसाइड किया है, इस कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया है कि फ़लाँ प्रॉपर्टी फ़लाँ को जाएगी, ये वाली प्रॉपर्टी इसको जाएगी, ठीक है। ठीक है, समझो कि 4 या 3 प्लॉट्स हैं, ठीक है। तो अली के पास एक ये प्लॉट आएगा और ये 2 प्लॉट्स जाएंगे इमरान को एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बाद में अली कहता है नहीं मुझे ये प्लॉट भी चाहिए और ये भी चाहिए। बाद में ये इस कॉन्ट्रैक्ट के ख़िलाफ़ या इसको डिनाई नहीं कर सकता, यानी ये नहीं कह सकता नहीं मुझे तो पता नहीं था, हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ, मैं तो मानती ही नहीं थी, मैं तो ये भी नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों के ऊपर स्टॉपर लग जाता है, यानी कि आपने जो डीड्स बनाई थी एक दूसरे के साथ मिलके, जो गिफ्ट डीड बनाई हो या जो भी डीड बनाई है, उनको आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज़ को भी स्टॉपर कहते हैं, यहाँ पे भी स्टॉपर लगता है। अगला है स्टॉपर बाय कंडक्ट बेस्ड ऑन बिहेवियर और साइलेंस व्हेन वन शुड हैव स्पोकन। तो यहाँ पे कहते हैं कि एक इंसान अगर चुप बैठा हुआ है, ठीक है, दूसरा इंसान कोई एक्शन लेना चाह रहा है, अगर इस इंसान ने कुछ बोला नहीं है लेकिन इसके बिहेवियर से इसको पता चल रहा है कि फ़लाँ चीज़ ये करने लगा है, उसको देखते हुए ये एक्शन ले रहा है, तो इस इंसान को कहा जाएगा कि आप स्टॉपर आपके ऊपर लगेगा, क्योंकि आपने बिहेव ही ऐसा किया है जिसकी वजह से दूसरे इंसान को लगा कि आप फ़लाँ एक्शन लेंगे, तो उस वजह से उसने एक्शन लिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो ऐसा एक्शन लिया ही नहीं था, तो इसके ऊपर स्टॉपर लगेगा, तो इसको हम कहते हैं स्टॉपर बाय कंडक्ट। तो ये हमारे पास डिफरेंट काइंड्स थी, तो इनमें से तकरीबन आई थिंक ये 4 हैं, 2-3 जितनी आपको याद रही पेपर में लिखा है। अगली हेडिंग है बेसिस ऑफ आर्टिकल 114, यानी कि आर्टिकल 114 की बेस क्या है, इसमें क्या क्या आपने लिखना है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। दिस आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन एन ओल्ड केस कॉल्ड एज पैकर्ड वर्सेस सीयर्स 1837। ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल हमें पैकर्स वर्सेस सीयर्स के केस में मिलेगा जो कि 1937 में हुआ था। इस केस में क्या हुआ वो पढ़ते हैं। द केस सेड इफ समवन्स वर्ड और एक्शंस मेक अनदर बिलीव समथिंग एंड दैट person act and changes his situation, the first person cannot say something opposite later। इस केस में हुआ क्या था ना कि एक इंसान ने कुछ वर्डिंग्स बोली, कुछ बातें बोली या एक्शंस लिए ऐसे, जिससे क्या हुआ दूसरे बंदे को यकीन हो गया कि वो ऐसे एक्शंस लेगा तो मैं भी वो वैसे एक्शंस ले लेता हूँ, या ये इसने ऐसी बात बोली है तो मैं भी वही चीज़ करता हूँ जो उसने बोली है। बाद में जो उसने बात बोली थी वो अपनी बात से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली उसने जो बात बोली थी उसी की बातों की वजह से दूसरे इंसान ने वो एक्शन ले लिया, ठीक है। तो हमें ये पैकर वर्सेस सीयर के केस में मिलता है। अगर आप ये केस और डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी और यहाँ पे एक आई का साइन शो होगा, उस पर मैं इस वीडियो लिंक इसकी लगा दूंगी ताकि आपको डिटेल से पता चल जाए कि पैकर वर्सेस सीयर के केस में हुआ क्या था, कौन सी पार्टीज थी, कहाँ भी ये केस कंडक्ट हुआ वगैरह वगैरह, ठीक है। अगली पॉइंट है बेस्ड ऑन लीगल मैक्सिम एज वेल एलेगेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन एस्ट ऑर्डेंडस a person cannot be heard saying contradictory things। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये जो मैक्सिम है ये बड़ा ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ये मैक्सिम हमारे आर्टिकल 114 के साथ रिलेट करता है, यानी कि एस्टॉपल के साथ रिलेट करता है। ये जो मैक्सिम है हमें ये सिखाता है कि एक इंसान अपनी बातें जो उसने पहले बोली थी उन्हीं बातों को बाद में वो चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये मैक्सिम भी आप याद कर लें। मैक्सिम ऐड करने से भी मार्क्स काफ़ी अच्छे आते हैं, केस लॉ ऐड करने से भी मार्क्स में काफ़ी बूस्ट आता है। अगला हेडिंग है प्ली एंड वेवर ऑफ एस्टॉपल। अब प्ली क्या होता है और वेवर क्या होता है वो हम इसमें जानेंगे। अगर आप डिटेल से प्ली एंड वेवर समझना चाहते हैं तो यहाँ पे एक आई का साइन होगा यहाँ इधर टॉप पे, तो उसमें मैं वेवर एंड प्ली की वीडियो लगा दूंगी, तो आप वेवर एंड प्ली को डिटेल से दूसरी वीडियो पे जाके देख लें, ठीक है। यानी कि इसी चैनल के अंदर सारी वीडियोज़ हैं और मैं यहीं पे लिंक्स लगा देती हूँ ताकि आपको ढूंढने में मुश्किल ना आए, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। Only the person to whom the false statement was made can claim estoppel. If a person knows his right were violated but still remains silent, he loses the right to claim estoppel, waiver of estoppel। अब यहाँ पे देखें दो बातें डिस्कस की गई है, एक नहीं डिस्कस की, ठीक है। अब देखें यहाँ पे प्ली मौजूद है और वेवर मौजूद है। प्ली का मतलब होता है यहाँ पे पहली लाइन में प्ली एक्सप्लेन हुई ओनली द पर्सन, यानी कि जिस इंसान का नुकसान हुआ है दूसरे बंदे के झूठ से तो वही इंसान एस्टॉपल को क्लेम कर सकता है। अब देखें यहाँ पे मैं 3 इंसान बना रही हूँ, इसका नाम है अली, अली नाम मुझे आसानी से याद रहता है इसलिए मैं अली बार बार लिख देती हूँ। दूसरे बंदे का नाम है यहाँ पे इरफान, तीसरे बंदे का नाम यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रिजवान, ठीक है। यहाँ पे मैं इमरान कर लेती हूँ, ठीक है। अब इमरान ने क्या किया, इरफान की बातों पे यकीन करके कोई ऐसे एक्शंस ले लिए जिससे इमरान को बाद में नुकसान हुआ,
लेकिन रिजवान इमरान के लिए कोर्ट में जाके इस्टॉपल की क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि नुकसान इमरान का हुआ, रिजवान का नहीं हुआ। इससे आप सबको समझ आ गई होगी कि प्ली क्या होती है। प्ली का मतलब ये है कि जिस इंसान का नुकसान हुआ है किसी और बंदे की बातों में आके, वही इंसान जो है इस्टॉपल की क्लेम कर सकता है। अब वेवर का मतलब होता है अपने राइट्स को छोड़ देना, जिससे बाद में आपको दोबारा वो राइट्स नहीं मिलेंगे। इसमें लिखा है फॉर पर्सन नोज हिज राइट, यानी कि एक इंसान जानता है कि उसके पास राइट है कि वो इस्टॉपल का केस कर सकता है, फिर भी वो इस राइट को वायलेट करके कहता है कि ठीक है मैं इस बंदे के ख़िलाफ़ कोर्ट में नहीं लेके जाऊँगा इसको, ठीक है, यानी कि वो खामोश रहता है। अब इसके खामोश रहने से क्या हुआ कि इस्टॉपल का जो केस है ना, इस्टॉपल के ख़िलाफ़ आप अगर किसी के ऊपर केस करना चाहते हो तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड मीन्स कि लिमिटेशन लगी हुई है। मिसाल के तौर पे इस्टॉपल की लिमिटेशन लगी है 1 मंथ की, एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्या पता ज़्यादा की हो या कम की हो। 1 मंथ की लिमिटेशन दी हुई है इस्टॉपल की कि इस 1 मंथ के अंदर अंदर, यानी कि 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने किसी इंसान के ख़िलाफ़ इस्टॉपल की शिकायत लगानी है कोर्ट को, ताकि कोर्ट अगले बंदे को पकड़ सके, इस्टॉपल लगा सके उस पर। आप 30 डेज़ यानी कि 1 मंथ तक चुप रहे, आपने कहा ठीक है मैं इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाऊँगा, और 1 साल बाद या तकरीबन 3 महीने बाद, 3 मंथ्स बाद अब आके कहते हो कि अब तो मुझे इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में केस करना चाहिए, लेकिन कोर्ट कहेगी आपका अब हम हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि आपको चाहिए था टाइम पीरियड के अंदर अंदर उस बंदे के ख़िलाफ़ कोर्ट में आ जाते, इस्टॉपल का क्लेम कर लेते। तो इस वजह से क्या हुआ, ऐसे बंदे का जो राइट है इस्टॉपल को क्लेम करने का वो लॉस हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं वेवर ऑफ द इस्टॉपल, यानी कि जो राइट इसको मिला था, जो इसने खुद अपनी बेवकूफ़ी से लूज़ किया, तो ऐसे राइट्स बाद में लूज़ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेवर, ख़त्म होना ऑफ इस्टॉपल, ठीक है। तो अब आपको इस्टॉपल एंड प्ली दोनों का फ़र्क समझ आ गया। अब अगली हेडिंग है हमारे पास प्रूफ ऑफ इस्टॉपल, यानी कि आप इस्टॉपल को कैसे प्रूफ करवा सकते हैं कोर्ट में। टू प्रूफ इस्टॉपल वन मस्ट शो दे सफर्ड अ लॉस, यानी कि आपको शो करना है कोर्ट को कि आप किसी और की बातों में आके कोई लॉस बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई आपका पैसों का लॉस हो गया किसी और की वजह से, कि उसने आपको कोई ऐसी बात बोली। दे बिलीव द फॉल्स क्लेम, कि आपने कोर्ट को ये कहना है कि आपने उस बंदे की बातों को बिलीव करके, यकीन करके कोई एक्शन लिया है जिससे आपको लॉस पहुंचा। द अदर पर्सन मेड दैम बिलीव इट, और जो दूसरा इंसान है जो आपको अपनी बातों में लेके आ रहा है और आपसे गलत हरकत करवा के आपका नुकसान करवा रहा है, तो उस पर्सन के बारे में हमने बताना है कि उस बंदे ने आपको यकीन दिलाया कि मैं फ़लाँ चीज़ ख़रीदूँगा तो मुझे बड़ा फ़ायदा होगा, और फिर बाद में नुकसान पहुंचा। तो आपने ये चीज़ भी बतानी है कि फ़लाँ बंदे ने मुझे यकीन दिलाया, और साथ में आपको प्रूफ भी थोड़ा सा देना होगा, कोई अगर वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू उसने आपको यकीन दिलाया, या कोई भी अगर ऐसा प्रूफ हो जाए तो बेहतर होगा, वो भी आप कोर्ट को दें। लेकिन यहाँ पर उन्होंने 3 पॉइंट्स डाले हैं कि ये 3 होंगी तो आपका इस्टॉपल का केस कोर्ट में चल पड़ेगा। अगला है डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड इस्टॉपल। अब एडमिशन एंड इस्टॉपल का फ़र्क तो बहुत ईजी से आपको समझ आ जाएगा। एडमिशन का मतलब है कोर्ट में कोई केस लेके जाना, इस्टॉपल का मतलब है किसी बंदे को अपनी बात बदलने से रोकना। तो पॉइंट्स इसमें है मीनिंग। तो एडमिशन का मतलब है पार्टी स्टेटमेंट इन और आउट ऑफ कोर्ट स्टॉप्स अ पार्टी फ्रॉम, एक सेकंड ये ख़त्म किधर तो है, अच्छा यहाँ पे इस एडमिशन का लिखा है अ पार्टी स्टेटमेंट और आउट ऑफ कोर्ट कवर्ड इन आर्टिकल 30 to 36। तो एडमिशन का मतलब है कि किसी बंदे की बात की स्टेटमेंट को कोर्ट के अंदर ले बयान करना, यानी कि किसी इंसान ने कोई आपसे बात कही है वो आप कोर्ट में जाके कहते हो, ठीक है। तो एडमिशन की डिटेल जानने के लिए आपको आर्टिकल 30 to 36 समझना होगा। तो इसमें आर्टिकल जो है आर्टिकल 30 to 36 दिया गया है। एविडेंस, एडमिशन में एविडेंस की हैसियत क्या है। एडमिशन की एविडेंस बहुत ही वीक होता है, यानी कि एडमिशन जो है ना वो एज एन एविडेंस अगर कोर्ट में लेके जाओ ना एडमिशन को, तो वो बड़ा ही वीक और कमज़ोर समझ जाता है। आप लोगों को अगर ये एडमिशन यहाँ से सही समझ नहीं आ रही, ऑब्वियसली नहीं आएगी, तो बेहतर है कि आप एक आयका सा यहाँ शोर है वहाँ से आप एडमिशन को एक दफ़ा जान लें कि एडमिशन होता क्या है, ताकि आपको ये बातें जो यहाँ लिखी हैं आराम से समझ आ जाए, ठीक है। तो एंड पे लिखा है कैन बी रिब्यूटेड, यस, इंड्यूसमेंट नॉट ऑलवेज, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डिटेल ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बेशक डिफरेंस से सब ना डालें। यहाँ पे स्टॉपल की वही सारी सेम बातें लिखी हैं कि एक बंदे को डिनाई करने से रोकता है। आर्टिकल 114 के अंदर स्टॉपल के बारे में लिखा है, स्टॉपल जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत एविडेंस बनता है वगैरह वगैरह। तो ये जो पोर्शन है डिफरेंस वाला, ये बेशक आप स्किप कर दें, ठीक है, क्योंकि मैंने स्किप इसलिए करवाया क्योंकि यहाँ पर एडमिशन को बहुत ही अच्छे से नहीं लिखा मैंने, क्योंकि
ये जो पोर्शन है ये मैंने बस टोटल पूरा किया। तो एडमिशन जानने के लिए आप एडमिशन की वीडियो देख लें। वैसे एडमिशन इसमें ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टॉपिक स्टॉबल के ऊपर है, तो मैंने सिर्फ डिफरेंस डालने के लिए थोड़ा इसको डाल दिया। लेकिन स्टॉबल के अंदर आप रेस्ट ड्यूटिकेटा का लाजमी डिफरेंस लिखेंगे, क्योंकि रेस्ट ड्यूटिकेटा को अक्सर लोग स्टॉबल के साथ कंपेयर करते हैं। तो बेशक आप इसमें रेस्ट ड्यूटिकेटा लिख दें, इससे फ़ायदा होगा, लेकिन एडमिशन लिखने का ऐसा फ़ायदा मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, अगर इसके पॉइंट्स आप देखें, बेस्ड ऑन कि जो स्टॉपल है वो किस चीज़ पे बेस करता है, स्टॉपल बेस करता है इक्विटी पे। तो रेस्ट ड्यूटिकेटा किस पे बेस करता है, रेस्ट ड्यूटिकेटा बेस करता है पब्लिक पॉलिसी पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ रूल, यानी कि स्टॉपल की क्या टाइप्स ऑफ रूल हैं। जो स्टॉपल है वो रूल ऑफ एविडेंस पे डिपेंड करता है, इसकी ये टाइप है, यानी कि जो भी एविडेंसेस होते हैं ना उन सब में आपको स्टॉपल देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि स्टॉपल क्यों आपको एविडेंस में मिलेगा, ताकि लोग जो है एविडेंस को ख़राब ना करें, यानी कि जो भी उन्होंने बातें बोली हैं उनको ख़राब ना करें, अपनी स्टेटमेंट पर कायम रहें, इसलिए आपको ये रूल ऑफ एविडेंस में मिलेगा। लेकिन रेस्ट ड्यूटिकेटा में लिखा है प्रोसीजरल लॉ, यानी कि इसकी टाइप्स आपको प्रोसीजरल लॉ में मिलेंगे। यानी कि प्रोसीजरल लॉ में रेस्ट ड्यूटिकेटा का मेथड, टाइप्स, चल बनता कैसे है रेस्ट ड्यूटिकेटा, इस पर अमल कैसे किया जाता है, तो वो सब आपको प्रोसीजरल लॉ में मिलेगा रेस्ट ड्यूटिकेटा के बारे में। आगे लिखा है स्टॉप्स, कि स्टॉपल कैसे स्टॉप करता है, पर्सन फ्रॉम डिनाइंग पास्ट स्टेटमेंट। तो स्टॉपल जो है किस चीज़ को स्टॉप करता है, कि एक इंसान को अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट, पुरानी स्टेटमेंट को बदलने से रोकता है। वैसे रेस्ट ड्यूटिकेटा किस चीज़ को स्टॉप करता है, कोर्ट फ्रॉम हियरिंग द सेम केस अगेन। तो रेस्ट ड्यूटिकेटा जो है कोर्ट्स को स्टॉप करती है कि उस सेम केस को दोबारा से सुने। ठीक है, अप्लाइज टू, तो स्टॉपल कहाँ पे अप्लाई होता है, स्टेटमेंट्स और एक्ट्स, यानी कि स्टॉपल लोगों की स्टेटमेंट्स पे अप्लाई होता है, यानी कि उनकी बातों पे और उनकी हरकतों पे अप्लाई होता है, उनके एक्शंस पे, ताकि फ़लाँ एक्शन वो ना लें, जो मतलब उन्होंने जो बात की है उसके खिलाफ एक्शंस ना लें। ठीक है, और रेस्ट ड्यूटिकेटा किस पे अप्लाई करते हैं, फाइनल कोर्ट डिसीजंस पे। ठीक है, तो इतना सही था, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप स्टॉपल को और रेस्ट ड्यूटिकेटा को लाजमी लिखो पेपर में, इससे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, एडमिशन वाला पोर्शन जो है मैंने पहले रीड किया था, वो आप स्किप कर दो। ठीक है, वो क्योंकि वो स्टूडेंट के लिए मैंने ये नोट्स बनाए थे, उसने एडमिशन की डिमांड की थी, इसलिए मैंने उसके लिए एडमिशन के पॉइंट्स इसमें डाल दिए थे। वेन एन स्टॉपल कैन बी यूज्ड कंडीशंस, अब यहाँ पे कंडीशंस आ गई हैं कि स्टॉपल को कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। सही है, स्टॉपल कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन दीज थिंग्स हैपन। नंबर 1, रिप्रेजेंटेशन, ये वही सेम पॉइंट्स है जो मैंने ऊपर पढ़े थे, दोबारा इसमें आगे कह रहे हैं कि आप रिप्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। इट मस्ट बी अ फैक्ट, द अदर पर्सन मस्ट ट्रस्ट इट, वो सेम बातें ऊपर जो रीड की थी दोबारा इसमें लिख दी गई हैं। अगली एड है इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्टॉपल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टॉपल के आप देख लें, मैंने ऊपर वाले पॉइंट्स इसलिए स्किप किए हैं क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेना प्रीवियस इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल को देख लें कि स्टॉपल जो है फेयरनेस पे बेस करता है, स्टॉपल जो है फैक्ट्स पे बेस करता है, स्टॉपल जो है लोगों को डिफेंड करने में मदद करता है, स्टॉपल जो है लीगल राइट्स देता है लोगों को और ना ही किसी का राइट वायलेट करने से रोकता है। इट स्टॉप्स पीपल फ्रॉम चीटिंग, यानी कि चीटिंग करने से रोकता है। स्टॉपल जो है रेस्ट ड्यूटिकेटा से थोड़ा डिफरेंट है। स्टॉपल जो है प्लीडिंग एंड एविडेंस के केसेस में भी आप यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया क्योंकि आप पढ़ चुके हो। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें ये हैं कि हु कैन यूज़ स्टॉपल, स्टॉपल को कौन यूज़ कर सकते हैं, ओनली द पर्सन हु इज़ मिसलीड कैन यूज़ द स्टॉपल, यानी कि जिस बंदे को मिसलीड किया गया, किसी और की बातों में आके वो मिसलीड हो गया और अपना नुकसान कर लिया, सिर्फ वही इंसान स्टॉपल को क्लेम कर सकता है कोर्ट में। व्हेन स्टॉपल डज नॉट अप्लाई, कि कहाँ पे स्टॉपल को आप यूज़ नहीं कर सकते, स्टॉपल डज नॉट अप्लाई इन दिस केसेस पॉइंट ऑफ लॉ, इट ओनली अप्लाइज टू फैक्ट नॉट लीगल रूल्स, यानी कि आप लॉज के ऊपर स्टॉपल को यूज़ नहीं कर सकते बल्कि फैक्ट्स पे, यानी कि आपके साथ हकीकत में क्या हुआ, जिसके यानी कि हकीकत में आपके साथ क्या हुआ कि आपका नुकसान हुआ किसी और की बातों में आके, तो वो जो हकीकत है उसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्ट्स। तो स्टॉपल जो है आप फैक्ट पे यूज़ कर सकते हो। अगेंस्ट अ लॉ, यू कैन नॉट यूज़ स्टॉपल टू ब्रेक लॉ, आप स्टॉपल को यूज़ नहीं कर सकते लॉ को ब्रेक करने के लिए। लेकिन अगर आपने कोर्ट केस किया है स्टॉपल का और कोर्ट को लग गया कि इस स्टॉपल को यूज़ करने से किसी का लॉ ब्रेक हो रहा है, यानी कि कोई लॉ जो है वो वायलेट हो रहा है, ठीक है, तो कोर्ट फिर आपको स्टॉपल ग्रांट नहीं करेगी। सही है, आगे लिखा है अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन नॉट यूज इट टू डिनाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और अगर किसी इंसान को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए हैं, यानी कि राइट्स दिए गए हैं और आप ज़बरदस्ती स्टॉपल लगा के कोर्ट से उस राइट को वायलेट करा रहे हो जो दूसरे बंदे के पास हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हैं, तो फिर आपको ऐसी सिचुएशंस पे स्टॉपल नहीं मिलेगी। आगे और भी लिखी हैं इसमें पॉइंट्स, इसमें लिखे हैं क्रिमिनल केसेस, इट डज नॉट वर्क इन क्रिमिनल मैटर्स, यानी कि जो स्टॉपल का केस है आप क्रिमिनल मैटर्स में नहीं यूज़ कर सकते। आमतौर पे स्टॉपल की जो क्लेम्स हैं आपको नॉर्मली मिलेंगे सिविल केसेस में। ठीक हो गया। दूसरा है हमारे पास अगेंस्ट कोर्ट जुरिस्डिक्शन, कोर्ट्स कैन नॉट लूज देयर पावर्स बिकॉज ऑफ स्टॉपल, अगर स्टॉपल कोई कोर्ट यूज़ करती है तो कोर्ट्स का इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, यानी कि कोर्ट के पावर्स स्टॉपल प्रोवाइड करने से पावर्स लूज़ नहीं होती। ठीक है,
legal disability. If someone cannot legally do something, estoppel does not apply. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक इंसान जो है कानूनी तौर पे कुछ अगर नहीं कर रहा, आप ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन पे जो है estoppel अप्लाई नहीं होता। यानी कि देखें, अगर एक इंसान ने आपका नुकसान किया है, लेकिन वो जो नुकसान है, ठीक है, वो नुकसान लॉ की मदद से नहीं बल्कि किसी और तरीके से अगर हल हो रहा है, तो ऐसे नुकसान पे स्टॉपल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि स्टॉपल जो है लॉ को देखेगा कि आपका कौन सा राइट वायलेट हुआ है, उस राइट को देखते हुए फिर आप पे स्टॉपल लगाएगा। लेकिन अगर लॉ की वायलेशन वहाँ पे नहीं हो रही है एंड जस्ट जनरल आपका नुकसान हुआ है किसी और चीज़ में और वो लॉ के बगैर भी हल हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन पे स्टॉपल यूज़ आप नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन काफ़ी लंबा लिखा हुआ है, तो मैं इसको रीड नहीं करना चाहती क्योंकि इसमें सारा कुछ सेम ही लिखा हुआ है। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा कुछ यही बताया कि स्टॉपल क्या होता है, आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है, ठीक है। ये इंसानों को पुराने स्टेट में बदलने से रोकता है। तो जितना कुछ हमने वो पढ़ा था तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और इसमें कई सारे वर्डिंग्स मैंने रिपीट किए हैं, बेशक वो वर्डिंग स्किप करके सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से उठा के इस टॉपिक के पेपर में अटैम्प्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।